Hello everybody, welcome to this new lecture in the statistical mechanics series. एक्चुअली मैं माइक्रो कैनोनिकल एंसेम्बल से रिलेटेड कुछ कैलकुलेशंस और पहले एक इंपॉर्टेंट रिलेशन बोल्ट्जमैन रिलेशन डिराइव करना चाह रहा था, बट उससे पहले मैं एक छोटा लेक्चर लेके कुछ मैथमेटिकल कंसेप्ट्स और कुछ और आइडियाज़ जो हैं जो फिर आगे कैलकुलेशंस में हमें हेल्प करेंगे, ओके, उनको इनकॉर्पोरेट किया है मैंने इस लेक्चर में। अभी तक हमने जो बात की है कि क्लोज आइसोलेटेड सिस्टम्स की अभी हम स्टडी करना चाह रहे हैं, बेसिकली उनका टाइम इवोल्यूशन, ओके। तो फिर उसके मैक्रोस्कोपिक पैरामीटर्स किस तरह से चेंज होते हैं, नंबर ऑफ पार्टिकल्स, वॉल्यूम और एनर्जी फिक्स्ड है सिस्टम की। तो हमने यहाँ पे कहा एर्गोडिक हाइपोथेसिस की मदद से हमने कहा कि टाइम एवरेज के बजाय हम एंसेम्बल एवरेज ले लेंगे, ओके। माइक्रो कैनोनिकल एंसेम्बल, कई तरह के एंसेम्बल्स हमारे पास हो सकते हैं, तो इन पर्टिकुलर हम माइक्रो कैनोनिकल एंसेम्बल की बात करेंगे जिसमें एन वी और ई फिक्स्ड है। माइक्रो कैनोनिकल एंसेम्बल्स को कई बार इस तरह से पिक्चर किया जाता है, हमारा जो सिस्टम है जिसमें एन वी और ई जिसके पैरामीटर्स हैं, इस तरह के बहुत सारे सिस्टम्स हैं, तो आपने इन्हें प्लेस कर रखा है, लेकिन इनके बीच जो वॉल्स हैं, यहाँ पे मैं इसको शेड भी कर सकता हूँ, ठीक है, आपको इस तरह के फिगर बुक्स में दिखेंगे, ये आपने रखे हुए हैं, और इनके बीच की जो वॉल्स हैं ये नॉन कंडक्टिंग और नॉन परमेबल है, ठीक है, और डिफॉर्म भी नहीं हो सकती है, मतलब ना किसी एक सिस्टम का वॉल्यूम चेंज हो सकता है, ना एक से दूसरे में पार्टिकल्स एक्सचेंज हो सकते हैं, और ना एनर्जी का एक्सचेंज हो सकता है, ओके। तो एन वी और ई फिक्स्ड है, तो ऐसे लार्ज नंबर ऑफ सिस्टम्स एक साथ कंसिडर करें तो वो हमारा हो गया एंसेम्बल, ओके। तो टाइम इवोल्यूशन जो फेज स्पेस में जो ट्रेजेक्ट्री है, जो अलग अलग टाइम्स पे वो सिस्टम इवॉल्व होकर अलग अलग स्टेट्स में जाएगा, उन सारी स्टेट्स को हम एक टाइम पे कंसिडर कर सकते हैं। तो जो हमारा टाइम एवरेज है उसके बजाय हम एंसेम्बल एवरेज ले सकते हैं। तो एंसेम्बल एवरेज लेने के लिए हमें फेज स्पेस में डेंसिटी ऑफ रिप्रेजेंटेटिव पॉइंट्स की जरूरत पड़ेगी, ओके। वो उसका एक्सप्रेशन, उसे हम प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन या बेसिकली वो फेज स्पेस में डेंसिटी ऑफ रिप्रेजेंटेटिव पॉइंट्स है उसकी जरूरत पड़ेगी, ओके। जो हमारा माइक्रो कैनोनिकल एंसेम्बल है, क्लोज आइसोलेटेड सिस्टम, उसकी एनर्जी फिक्स्ड है अगेन, लेकिन एनर्जी हम इस अनसर्टेनिटी के कारण बिल्कुल प्रिसाइजली वो नहीं कर सकते हैं कि इतनी एनर्जी है, उसमें कुछ अनसर्टेनिटी होगी, से एनर्जी इज़ बिटवीन ई एंड ई प्लस डी। तो हार्मोनिक ऑसिलेटर में तो इस तरह का आपका एक्चुअल फिगर भी नहीं रहा है, या जनरल केस में भी आप ये सोच सकते हैं, आपकी 6 एन डायमेंशनल सिस्टम में फेज स्पेस में एक हाइपर सरफेस है, ओके, 6n-1 डायमेंशनल, एक डायमेंशन कम हो जाएगी, एक सरफेस करस्पॉन्डिंग टू एनर्जी ई और एक सरफेस करस्पॉन्डिंग टू एनर्जी ई प्लस डी। तो इनके बीच जो एक छोटी सी शेल बन रही है, इसमें हमारा सिस्टम की एक्सेसिबल जो फेज स्पेस है वो इनमें से कोई लोकेशन होगी, ओके। अगर क्लासिकली बात करें तो आप हर एक पॉइंट को एक स्टेट मान सकते हैं, बट उस तरह से अगर हम काउंटिंग करें तो टोटल नंबर ऑफ स्टेट्स इन्फिनिटी बनेगी। तो फिर मैंने जैसे लास्ट लेक्चर में पॉइंट आउट किया था, क्लासिकल स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स करने के लिए भी क्वांटम स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स से या क्वांटम मैकेनिक्स से आपको एक बेसिक आइडिया की जरूरत पड़ती है, एक दूसरा भी है पर वो बाद में आएगा। बेसिक आइडिया ये है कि एक स्टेट जो है वो एक फाइनाइट वॉल्यूम ऑक्यूपाई करती है इसमें, तो वो वॉल्यूम होता है h⁻3n, ओके। फिर हमने इक्वल ए प्रायरी प्रोबेबिलिटी की उसकी बात की, माना मैं रिप्रेजेंटेटिव फिगर इसे लूँ, ये हार्मोनिक ऑसिलेटर का फिगर है, पर आप इसे किसी भी जनरल सिस्टम का फिगर समझ लीजिए, ओके। ये ई और ई प्लस डी के बीच जो अलग अलग स्टेट्स सिस्टम ऑक्यूपाई कर सकता है वो ये शेडेड रीजन है, ओके। तो इक्वल ए प्रायरी प्रोबेबिलिटी के पोस्टुलेट ने कहा ये सारी की सारी स्टेट्स जितनी इसमें पॉसिबल हैं वो सारी की सारी क्या हैं, इक्वली प्रोबेबल है, ओके। अगर हमारे पास कोई और इन्फॉर्मेशन नहीं है तो मेरे पास कोई ऐसा रीज़न नहीं है कि मैं इस स्टेट को बोलूँ कि ये स्टेट इस स्टेट की बजाय ज़्यादा फेवरेबल है। ये जो मैंने सेल बनाई है h⁻3n, ओके, एक यहाँ पे और एक ये अलग अलग स्टेट्स हैं, दोनों परमिसिबल हैं, तो मैं कैसे बोल सकता हूँ कि ये वाली इसके मुकाबले ज़्यादा फेवरेबल है, देयर इज़ नो वे टू से। तो इक्वल ए प्रायरी प्रोबेबिलिटी का हम पोस्टुलेट जो करते हैं तो वो कह रहा है कि दिस। तो माइक्रो कैनोनिकल एंसेम्बल के लिए इन पर्टिकुलर आप देखें तो ये पोस्टुलेट ये कह रहा है, ये जो शेल जिसके अंदर आपकी स्टेट्स एक्सेसिबल स्टेट्स लाई कर सकती हैं, वो रो जो है प्रोबेबिलिटी का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो क्या है, कांस्टेंट है, ओके। जितनी प्रोबेबिलिटी यहीं पे है, यहाँ इस स्टेट की है उतनी इस स्टेट की है, उतनी इस स्टेट की है उतनी इस स्टेट की है। तो अगर हम प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन की बात करें इस समय, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन ऐसा है, उस शेल के अंदर वो हर पॉइंट पे कांस्टेंट है और शेल से बाहर वो सब जगह जीरो है, सेल के अलावा और कहीं प्रोबेबिलिटी नहीं है, केवल उस शेल पे प्रोबेबिलिटी है, और उस शेल के भी हर एक पॉइंट पे प्रोबेबिलिटी कितनी है, बराबर। इसी को हमने कल कुछ इस प्रकार का एक्सप्रेशन लिखा था लास्ट लेक्चर में, सी डेल्टा h माइनस ई, सी वो कांस्टेंट वैल्यू, ओके, और डेल्टा h माइनस ई ये इंडिकेट कर रहा है कि हाँ केवल जब हैमिल्टोनियन की वैल्यू, जब किसी पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ एनर्जी, ये ई की कोई पर्टिकुलर वैल्यू है, जैसे 10 जूल, पूरे सिस्टम की एनर्जी 10 जूल फिक्स्ड है, तो जब हैमिल्टोनियन अगेन मीन्स टोटल एनर्जी 10 यूनिट्स के बराबर है, तो केवल उस केस में प्रोबेबिलिटी डेंसिटी सी के बराबर है और बाकी सब जगह जीरो, ओके। और फिर जो मैक्रोस्कोपिक क्वांटिटीज़ हैं ये हम
जो कि एनसेम्बल एवरेज करके हम निकालेंगे, टाइम एवरेज के बजाय हम एनसेम्बल एवरेज से निकालेंगे, तो उसको कैलकुलेट करने के लिए हम रो की मदद लेंगे। ओके, दिस विल डू इन द कैलकुलेशंस। आप यहाँ पे एक चीज़ और इमेजिन कर सकते हैं, आप सोच सकते हैं माइक्रो करंट के बजाय, क्योंकि यहाँ इस केस में क्या हो रहा है, रो सब जगह कॉन्स्टेंट है, तो अगर आप इस शेडिंग को समझें, ये शेडिंग जिस रीजन में है वहाँ यूनिफॉर्म है, जिस रीजन में है का मतलब यहाँ नहीं है शेडिंग, मतलब ये तो एक्सेसिबल स्टेट्स हैं ही नहीं सिस्टम की, लेकिन जहाँ सिस्टम की स्टेट्स एक्सेसिबल हैं वहाँ सब जगह ये डेंसिटी क्या यूनिफॉर्म। लेकिन आप कोई दूसरा एंसेंबल सोच सकते हैं, ठीक है, या कोई दूसरा सिस्टम है जिसके लिए हो सकता है प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कुछ इस नेचर का हो। अगेन ये सिंबॉलिक फिगर है, इसे केवल आप हार्मोनिक ऑसिलेटर ना समझें। यहाँ पे मैंने कुछ रीजन की शेडिंग बहुत डार्क की है, और कुछ रीजन की थोड़ा हल्की की है, और कुछ रीजन में केवल पॉइंट्स दिखाए हैं, मतलब और भी हल्की, और कई रीजन्स में मैंने कोई डेंसिटी नहीं दिखाई है। तो ऐसा डेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन भी हो सकता है। आपकी एक्सेसिबल स्टेट्स कुछ फाइनाइट होंगी, ठीक है, पूरा का पूरा फेज स्पेस तो एक्सेसिबल नहीं होगा, कुछ फेज स्पेस एक्सेसिबल है, उस फेज स्पेस में भी हो सकता है अलग अलग स्टेट्स की डेंसिटी अलग अलग हो, अलग अलग लोकेशंस पे डेंसिटी अलग अलग हो फेज पॉइंट्स की। मतलब ये वाली जो स्टेट्स हैं इनको ऑक्यूपाई करने का चांस ज़्यादा है। इसका मतलब क्या है, इसको आप एंसेंबल के टर्म्स में सोचें, एंसेंबल में से ज़्यादातर जो सिस्टम्स हैं वो इन स्टेट्स को ऑक्यूपाई कर रहे हैं। से आपके पास 100 सिस्टम्स हैं, तो 100 में हो सकता है 80 सिस्टम्स ये वाली जो स्टेट्स हैं इनको ऑक्यूपाई कर रहे हैं, तो इनकी डेंसिटी ज़्यादा है, और इन वालों की डेंसिटी कम है, हो सकता है 100 में से केवल 15 ये वाले हों, और ये वाले केवल 5 हो, और ये वाली स्टेट्स ये एक्सेसिबल तो हैं पर सिस्टम नहीं है इन स्टेट्स में फॉर सम रीज़न, तो ये बिल्कुल यहाँ पे डेंसिटी 0 है। तो जनरल आपको ऐसा सोचना है। पर माइक्रो कैनोनिकल एंसेंबल के लिए जो भी एक्सेसिबल स्टेट्स हैं उन सब के लिए डेंसिटी क्या है, बराबर है। ओके, यूनिफॉर्म डेंसिटी है। बाकी जहाँ नहीं है वहाँ 0 है, जहाँ है वहाँ सब जगह कांस्टेंट है। ओके, तो माइक्रो कैनोनिकल एंसेंबल के लिए जो डेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन है, सम कांस्टेंट टाइम्स जो एनर्जी शेल पे ही वो कांस्टेंट वैल्यू है, उसको इंडिकेट करने के लिए डिराक डेल्टा फंक्शन। और अगर आप इसे एनर्जी और रो के बीच एक कर्व के रूप में प्लॉट करें तो बेसिकली डेंसिटी 0 0 0 0 0, बाकी सब जगह डेंसिटी 0 है, लेकिन जहाँ पे एनर्जी ई पे अगर आप पहुँच गए, ई एनर्जी की कोई फिक्स्ड वैल्यू है, से 10 जूल, ई बराबर 10 पे, ओके, वहाँ पे डेंसिटी की वैल्यू कांस्टेंट है। ओके दिस, तो ये ग्राफ कुछ इस तरह का है। बेसिकली ये डिराक डेल्टा फंक्शन, ओके, बाकी सब जगह 0। अब इस पीक की हाइट इन्फिनिटी दिखा के हम सी दिखा रहे हैं। ओके, सी इन लोकेशन पे, जिस लोकेशन पे एनर्जी की वैल्यू से 10 यूनिट्स है, उस लोकेशन पे प्रोबेबिलिटी डेंसिटी सी के बराबर है, और बाकी सब जगह 0। तो अगर इसको देखें इस तरह से, ओके, ये माइक्रो कैनोनिकल एंसेंबल के लिए है। ओके, माइक्रो कैनोनिकल एंसेंबल आप आगे हम देखेंगे, कुछ हम इसके एग्जांपल्स करेंगे, लेकिन स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स स्टार्ट करने के लिए हमें इससे स्टार्ट करना पड़ता है। लेकिन बाद में हम माइक्रो कैनोनिकल एंसेंबल को छोड़ के एक दूसरा एंसेंबल की बात करेंगे, कैनोनिकल एंसेंबल, जो मोस्ट कॉमनली यूज़ होता है। ओके, उसको क्योंकि मैथमेटिकली यूज़ करना आसान होता है, और वो एक्सपेरिमेंटली जो कंडीशंस हैं उनके को भी वहाँ पे इम्पोज करना इजी रहता है। तो लेकिन स्टार्टिंग में हमें माइक्रो कैनोनिकल एंसेंबल से स्टार्ट करना पड़ेगा। ओके, सो दिस। अच्छा, अब ये जो क्वांटिटी है जो हम लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस की थी, नंबर ऑफ एक्सेसिबल स्टेट्स, ओके, बेसिकली ये था, अगर ये m स्क्रिप्ट m जो है विच इज़ अ फंक्शन ऑफ e, ये है एक्सेसिबल वॉल्यूम ऑफ फेज स्पेस, सिस्टम पे जो भी कंस्ट्रेंट्स आपने लगाई हैं, और कंस्ट्रेंट से मेरा मतलब केवल एनर्जी कंस्ट्रेंट नहीं है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स और उसका वॉल्यूम भी आपने कंस्ट्रेंट कर रखा है NVE, और इसके अलावा भी कुछ और कंस्ट्रेंट्स हो सकती हैं। तो उन कंस्ट्रेंट्स को फॉलो करते हुए वो फेज स्पेस में कौन कौन सी स्टेट्स को ऑक्यूपाई कर सकता है। से हार्मोनिक ऑसिलेटर में सोचें, एनर्जी अगर E और E+D के बीच में, वो इसी स्टेट में हो सकता है, इसमें हो सकता है, इसमें केवल ये वाली स्टेट्स एक्सेसिबल हैं, इसके बाहर वाला रीजन फेज स्पेस का एक्सेसिबल नहीं है। तो ये रेलिवेंट वॉल्यूम ऑफ फेज स्पेस है। इस समय फेज स्पेस का कौन सा वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर सकता है, वो वाला हार्मोनिक ऑसिलेटर जिसकी एनर्जी E और E+D के बीच में, ये वाला जिसको मैंने शेड कर रखा है। तो ऐसे ही जनरल किसी सिस्टम में होगा, अगर हमने उसकी एनर्जी को फिक्स कर रखा है तो वो किसी शेल में ही कि वाले शेल रीजन वाले ही फेज स्पेस का एक्सेस कर सकता है, पूरे फेज स्पेस का नहीं। तो जो रेलिवेंट वॉल्यूम ऑफ फेज स्पेस है, एक्सेसिबल वॉल्यूम जिसे हम कह रहे हैं वो, लेकिन उस एक्सेसिबल वॉल्यूम में स्टेट्स कितनी हैं, तो हमें अब पता है कि एक स्टेट का जो साइज़ होता है h⁻3n होता है। तो अगर टोटल वॉल्यूम मुझे पता है फेज स्पेस में एक्सेसिबल स्टेट्स का, तो उसे h⁻3n से डिवाइड कर दूं तो मुझे नंबर ऑफ एक्सेसिबल स्टेट्स मिल जाएगी, और ये क्वांटिटी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट नंबर होगी। इनफैक्ट स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स और थर्मोडायनेमिक्स का जो बेसिक कनेक्शन है यहीं से इस्टेब्लिश होगा। स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स जो है वो यहीं से इवॉल्व होती है, इन अ सर्टेन सेंस आई कैन से, ठीक है, यहाँ से ये हमारा स्टार्टिंग पॉइंट बनेगा फॉर कैलकुलेशन पर्पजेज। ओके, और ये नंबर आप सोच सकते हैं हार्मोनिक ऑसिलेटर के एग्जांपल में अगेन देखें, अगर एनर्जी ऑसिलेटर की ज़्यादा है तो शेल बड़ा बनेगा। तो ये जो
ये है एक्सेसिबल वॉल्यूम है, ये एनर्जी का फंक्शन है, तो ये जो नंबर ऑफ एक्सेसिबल स्टेट्स हैं ये भी एनर्जी का फंक्शन होगा। नॉर्मली जिस तरह के सिस्टम्स हम लेंगे जिनमें नंबर ऑफ पार्टिकल्स बहुत ज़्यादा हैं, ओके, फेज स्पेस जिनका बहुत हाई डायमेंशनल है, वहाँ पे ये नंबर एनर्जी के साथ ग्रो करता है, और इनफैक्ट ये नंबर एनर्जी के साथ बहुत 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 रैपिडली ग्रो करता है। इस लेक्चर के लास्ट में आप देखेंगे वो बहुत रैपिडली का क्या सेंस है, बट नॉर्मली ठीक है। लो डायमेंशनल सिस्टम, अगर आप केवल सिंगल पार्टिकल की बात कर रहे हैं और वो सिंगल पार्टिकल भी केवल 1 डायमेंशन या 2 डायमेंशनल स्पेस में है, किसी वायर में कोई इलेक्ट्रॉन कन्फाइंड है या 2 डायमेंशनल प्लेन में कोई इलेक्ट्रॉन कन्फाइंड है, सिंगल इलेक्ट्रॉन, तब वाले केस में हो सकता है ये नंबर एनर्जी के साथ ग्रो ना करे, ये डिक्रीज़ भी कर सकता है। पर नॉर्मली अगर आपके पास से गैस है 1 मोल गैस किसी कंटेनर के अंदर, इस सिस्टम के अगर आप टोटल फेज स्पेस की बात करें और वहाँ पे आप ये नंबर कंप्यूट करें जैसे कि हम करेंगे आगे, तो ये नंबर इंक्रीजेज वेरी वेरी रैपिडली विद एनर्जी के साथ बहुत 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 तेज़ी से बढ़ता है। ओके दिस हम माइक्रोकर्नल एंसेंबल के लिए ये नंबर कुछ केसेस में कंप्यूट करेंगे। ओके दिस अच्छा, सम प्रॉपर्टीज़ ऑफ दिस नंबर, द नंबर ऑफ एक्सेसिबल स्टेट्स, ठीक है, और खासकर लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल्स के लिए जैसे मैं बात कर रहा था, इट ग्रोज वेरी वेरी रैपिडली विद एनर्जी। ये नंबर जो है, माना इस एनर्जी पे इतनी स्टेट्स एक्सेसिबल हैं, तो अगर हम एनर्जी थोड़ा सी बढ़ाएंगे नंबर ऑफ एक्सेसिबल स्टेट्स एकदम बहुत तेज़ी से बढ़ेगा। एनर्जी थोड़ा एनर्जी अगर हम बढ़ाएं सिस्टम की, कि जो हमारा माइक्रोकर्नल का एंसेंबल है उसकी एनर्जी अभी 10 जूल थी, तो नंबर ऑफ एक्सेसिबल स्टेट्स माना n थी, n नहीं से x थी, तो अगर मैं एनर्जी को थोड़ा बढ़ा दूं 10 से 11 भी कर दूं, ओके, तो नंबर ऑफ एक्सेसिबल स्टेट्स कई गुना बढ़ जाएंगी। इनफैक्ट वो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ होती है, वी विल सी दिस इन अ मोमेंट। ओके, इनफैक्ट यहाँ पे मैंने एक रिलेशन लिखा है, इसको आगे थोड़ा और समझेंगे। माना कोई पर्टिकुलर एनर्जी E है, ओके, उस पर्टिकुलर एनर्जी, जब मैं एनर्जी E की बात करता हूँ तो ऑटोमेटिकली आपको समझना है E मतलब E से लेकर E+D, एक छोटी सी एनर्जी की रेंज होगी, एक एनर्जी विंडो। उस एनर्जी रेंज में कितनी स्टेट्स हैं, माना कोई एनर्जी की फिक्स्ड वैल्यू है E0, आप हार्मोनिक ऑसिलेटर में ही सोच लें, ये E0 और E0 से थोड़ा ज़्यादा एनर्जी, मैं इसे सिंपली E0 एनर्जी कहूँगा। E0 तक कितनी एनर्जी स्टेट्स एक्सेसिबल हैं, E0 पे E0 एनर्जी अगर किसी माइक्रोकर्नल एंसेंबल में किसी सिस्टम की है तो उसको इतनी स्टेट्स का एक्सेस है, या फेज में इतने वॉल्यूम का एक्सेस है। ओके, लेकिन अगर मैं अब सवाल ये पूछूं टोटल E0 एनर्जी तक कितनी स्टेट्स का एक्सेस है, ये तो केवल E0 से लेकर और थोड़ा सी ऊपर E0 + DE0 उन स्टेट्स का नंबर है ये, अगर आप फिगर में सोचें ये वाला वॉल्यूम। लेकिन अब मैं सवाल ये पूछ रहा हूँ, नहीं, 0 से लेकर टोटल E0 एनर्जी तक, अभी सवाल ये था 10 से लेकर 10.1 तक कितनी स्टेट्स का एक्सेस है, आप बोल रहे हैं ये नंबर, इसी को हम लिख रहे हैं सिग्मा E0। लेकिन अब मैं दूसरा सवाल पूछ रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ नहीं, मुझे टोटल नंबर ऑफ स्टेट्स चाहिए जो 0 से लेकर E0 एनर्जी तक हो सकते हैं। मतलब आप 0 एनर्जी पे जितनी स्टेट्स हैं वो भी काउंट कर रहे हैं, फिर 0.1 पे जो हैं ये नंबर ऑफ एक्सेसिबल स्टेट्स 0 एनर्जी पे कितनी है, बेसिकली ये, फिर 0.1 पे कितनी है ये वाली, फिर 0.2 पे कितनी है ये वाली, 0.3। तो अगर मैं E0 एनर्जी तक सारी स्टेट्स का नंबर चाह रहा हूँ, टोटल नंबर ऑफ स्टेट्स एक्सेसिबल अप टू एनर्जी E, एट एनर्जी E0 नहीं, अप टू एनर्जी E0, तो बेसिकली मुझे क्या करना पड़ेगा, इस तरह के सारे कंट्रीब्यूशंस को ऐड करना है। तो बेसिकली समेशन, अगर मैं E के ऊपर समेशन कर रहा हूँ 0 से लेकर E0 तक, तो ये टोटल नंबर ऑफ स्टेट्स एक्सेसिबल अप टू एनर्जी E0। ओके, लेकिन इस नंबर की जो इंटरेस्टिंग प्रॉपर्टी है, ये ऑलमोस्ट इसके बराबर बनेगा। अगेन मैं आपको क्लैरिफाई कर दूं, ये क्या नंबर है, E0 जिस सिस्टम की एनर्जी, E0 मतलब E0 से लेकर E0 थोड़ी सी छोटी विंडो, उस विंडो के अंदर जितने एक्सेसिबल स्टेट्स हैं या जितना एक्सेसिबल वॉल्यूम है, ये पार्ट केवल वो वाला है राइट हैंड साइड, जबकि लेफ्ट हैंड साइड में 0 एनर्जी से लेकर और उस पर्टिकुलर एनर्जी E0 तक का सारी पॉसिबल स्टेट्स, जितनी एक्सेसिबल स्टेट्स हैं, ये वाली भी, मतलब ये पूरा वॉल्यूम। तो मैं आपको ये कह रहा हूँ, जब आपका फेज स्पेस बहुत हायर डायमेंशनल होता है, ये नंबर इस नंबर से बहुत ज़्यादा डिफरेंट नहीं होता है। अब इस फिगर में ये चीज़ आपको क्लियर नहीं लग रही होगी, इस फिगर में आपको लग रहा है अरे ये शेल तो इतनी छोटी सी बन रही है, और जबकि अगर मैं ये पूरा एरिया लूँ, इस सेल का अगर आप एरिया लें 2 डायमेंशन में, अगर आप सोच रहे हैं इस सेल का एरिया, अच्छा इस सेल का एरिया कुछ है, ये जो शेडेड रीजन है, लेकिन अगर मैं ओरिजिन से लेकर E0 एनर्जी तक का टोटल एरिया ले लूँ, ऐसे छोटे वाले शेल का एरिया भी, फिर थोड़ा बड़े वाले का भी, फिर थोड़े बड़े वाले का, सबको सम करूँ कहाँ तक, E0 एनर्जी तक, तब तो ये बहुत ज़्यादा एरिया बन रहा है। लेकिन ये आप लो डायमेंशनल का फेज स्पेस डायग्राम देख रहे हैं, 2 डायमेंशन का। हायर डायमेंशनल स्पेसेस में क्या होता है, अगर आप
जीरो एनर्जी से लेकर और ई नॉट एनर्जी तक टोटल एक्सेसिबल स्टेट्स का नंबर भी निकालें और केवल ई नॉट एनर्जी पे जितनी एक्सेसिबल स्टेट्स हैं उनका नंबर भी निकालें, तो ये दोनों सम लगभग बराबर होते हैं। ये थोड़ा इससे ज़्यादा तो होगा पर बहुत ज़्यादा अंतर नहीं होगा। इसका मतलब क्या है, ज़्यादातर कंट्रीब्यूशन जो मिल रहा है वो ई नॉट एनर्जी से ही मिल रहा है। ये अंदर वाला जो कंट्रीब्यूशन है ये भी हो सकता है बाई इटसेल्फ लार्ज हो, पर ये इसके मुकाबले कहीं भी स्टैंड नहीं करेगा। लेट मी जस्ट राइट डाउन नंबर्स, ये प्रॉपर नंबर्स नहीं है। सोचिए ये अंदर का एरिया 100 यूनिट्स है ये, और आपने इसमें थोड़ा सी एक छोटी सी शेल बनाई, लेकिन उस शेल का एरिया या वॉल्यूम जिस भी डायमेंशनल फेज स्पेस में है वो वॉल्यूम है माना 10 पावर 5। ओके, तो ये नंबर जो है आपने थोड़ी सी एनर्जी की अपनी लिमिट और बढ़ाई तो अचानक नंबर ऑफ स्टेट्स जो अपीयर हो रही हैं वो इतनी ज़्यादा हैं। अब इस एनर्जी तक टोटल नंबर ऑफ स्टेट्स कितनी हो जाएंगी, 10 पावर 5 तो केवल इस शेल के अंदर है, और यहाँ से यहाँ तक टोटल नंबर ऑफ स्टेट्स कितनी है 100। 100 में 10 पावर 5 अगर आप ऐड करें तो ये लगभग 10 पावर 5 के बराबर तो है। यही मैं यहाँ पे इंडिकेट करना चाह रहा हूँ। नंबर ऑफ एक्सेसिबल स्टेट्स जो होता है ये एनर्जी के साथ इतना रैपिडली ग्रो करता है, थोड़ा सी एनर्जी बढ़ी हो सकता है ये नंबर्स इसके बजाय इतना, आप इससे अगली एक शेल और लें, थोड़ा सी एनर्जी और बढ़ाएं। हम 10.1 से पहले 10 से 10.1 का सवाल पूछा, अब 10.1 से 10.2 तक का सवाल पूछ रहे हैं, थोड़ा सी एनर्जी अगर और बढ़ाएं तो हो सकता है ये नंबर इतना ज़्यादा बढ़ जाए। 10 पावर 5 और 10 पावर 10 में बहुत ज़्यादा अंतर है। 10 पावर 5 एक बहुत बड़ा नंबर है पर वो 10 पावर 10 के मुकाबले कहीं स्टैंड नहीं करता है। इसका मतलब ये किसी पर्टिकुलर एनर्जी तक टोटल स्टेट्स जो एक्सेसिबल हैं वो नंबर आप सीधे सीधे एस्टिमेट कर सकते हैं कुल उस पर्टिकुलर एनर्जी पे ही कितनी स्टेट्स एक्सेसिबल हैं। ओके, तो दिस इज़ वेरी वेरी वो अगर आप इसे ग्राफिकली समझना चाह रहे हैं, एनर्जी के साथ जो इसका बिहेवियर है नंबर ऑफ एक्सेसिबल स्टेट्स का, एटलीस्ट हायर डायमेंशनल फेज स्पेस वाले सिस्टम्स के लिए ये नंबर, ये ग्राफ इनिशियली तो मैं इसे प्लॉट भी नहीं करना चाहूँगा, इनिशियली ये डिस्क्रीट टाइप का बिहेवियर हो सकता है, पर बाद में ये बिहेवियर, ये कर्व ऑलमोस्ट हॉरिजॉन्टल हो जा रहा है। हॉरिजॉन्टल मतलब आप इस एनर्जी पे हैं तो इतनी नंबर ऑफ एक्सेसिबल स्टेट्स हैं, और आपने थोड़ा सी एनर्जी बढ़ाई तो नंबर ऑफ एक्सेसिबल स्टेट्स कई गुना बढ़ गई। ओके, तो इसका मतलब आप जो टोटल कंट्रीब्यूशन है उसमें अगर अंदर के कंट्रीब्यूशन को ऐड ना भी करें तभी भी काम चल जाएगा ऑलमोस्ट दिस। इस चीज़ को हम ऐसे कहते हैं, इस चीज़ को कहने का एक वो है क्वालिटेटिव तरीका है, डोंट पील अ हाई डायमेंशनल फ्रूट। आप हायर डायमेंशनल स्पेस में बात कर रहे हैं तो हायर डायमेंशनल में आप सोचिए आपके पास जैसे हमारा नॉर्मल कोई संतरा होता है, कोई फ्रूट होता है, आप संतरे का छिलका निकाल दो, छिलके का वॉल्यूम बहुत कम होता है, बाकी फल जो है उसके मुकाबले छिलके का वॉल्यूम कम होता है। लेकिन अगर आप सोचें हायर डायमेंशनल में आपके पास एक स्फीयर है 6n डायमेंशनल और n आपका 10 पावर 23 के ऑर्डर का है, आपका एक इतना हायर डायमेंशनल स्पेस अगर है तो इस स्पेस में अगर आपके पास एक स्फीयर है तो उस स्फीयर का ज़्यादातर वॉल्यूम उसके छिलके में होता है। छिलके का मतलब ये है, मेरा छिलके का मतलब ये है। ऐसे सिस्टम्स के लिए हायर डायमेंशनल स्फीयर या हायर डायमेंशनल सिस्टम्स के लिए ज़्यादातर वॉल्यूम उसकी सरफेस पे रिजाइड करता है। अंदर का वॉल्यूम, बाहर की जो सरफेस की छोटी सी सरफेस जो है ई से लेकर E+D तक की जो सरफेस है उसका जो वॉल्यूम है वो अंदर के टोटल वॉल्यूम से कई गुना ज़्यादा होता है। तो इसी चीज़ को हम ऐसे कह रहे हैं, अगर हायर डायमेंशनल स्फीयर आपके पास है, कोई हायर डायमेंशनल में कोई फल है, तो अगर आपने उसका छिलका निकाल दिया तो छिलके के साथ उसका सारा वॉल्यूम खत्म हो गया, अंदर कुछ नहीं बचा। तो ये एक क्वालिटेटिव तरीका है, इसको बाद में मैं थोड़ा और मैथमेटिकली क्वान्टिफाई करना चाहूँगा, बट ध्यान आपको ये रखना है, ये सारा मैं इसलिए बता रहा हूँ, ये नंबर जो है ये एनर्जी के साथ इतना फैंटास्टिकली लार्जली ग्रो करता है, नंबर ऑफ एक्सेसिबल स्टेट्स एनर्जी के साथ इतना रैपिडली ग्रो करता है कि आप इस नंबर को कंसिडर करते हुए आपको ये कंसिडर करने की ज़रूरत नहीं है कि टोटल नंबर ऑफ स्टेट्स कितनी है जीरो से लेकर E0 एनर्जी तक। आप केवल E0 एनर्जी पे जितनी स्टेट्स हैं उनकी काउंटिंग कर लें, जो भी आपको आसान पड़े। मतलब आप अगर इसकी काउंटिंग कर सकते हैं तो ये काउंटिंग कर लें, और अगर इसकी काउंटिंग कर सकते हैं तो ये कर लें। ये दोनों नंबर्स में ज़्यादा फर्क नहीं होने वाला है। ओके, सो रिमेंबर दिस थिंग। तो दिस द नंबर ऑफ एक्सेसिबल स्टेट्स फॉर हायर डायमेंशनल फेज स्पेस सिस्टम्स grows very rapidly with the dimension of the phase space. ओके, अच्छा, ये डिस्कशन में हमने किया था। किसी एक पर्टिकुलर मैक्रो स्टेट के करस्पॉन्डिंग बहुत सारी माइक्रो स्टेट हो सकती हैं। ये वाला एग्जांपल अभी मैं इस पर फिर से आऊँगा। 3 कॉइन्स आप टॉस कर रहे हैं तो कुल आपके 8 केस बनते हैं।
लेकिन ये 8 केस जो हैं इनको हम माइक्रो स्टेट कहेंगे। आप एक एक कॉइन का हेड या टेल स्टेटस बता रहे हैं, ओके। लेकिन अगर हमारा इंटरेस्ट इसमें नहीं है, एक एक कॉइन की स्टेट में नहीं है, हमारा इंटरेस्ट केवल यह है कुल मिला के कितने हेड्स आए। तो कुल मिला के हेड्स या तो 3 हेड्स आ सकते हैं, या कुल मिला के 2 हेड्स आ सकते हैं, या कुल मिला के 1 हेड आ सकता है, या 0, ओके। वी विल कम टू दिस एग्जाम्पल। लेकिन एक माइक्रो स्टेट के करस्पॉन्डिंग लार्ज नंबर ऑफ माइक्रो स्टेट्स, एक मैक्रो के करस्पॉन्डिंग कई माइक्रो स्टेट्स हो सकती हैं, ओके। अगर आप इसे क्वांटम मैकेनिक्स के लिहाज से सोचें, जो एक्सेसिबल स्टेट्स था इसको भी भूल जाएं। अभी जो हम एक्सेसिबल स्टेट की बात कर रहे थे कि ये सारी एक्सेसिबल स्टेट्स हैं, सिस्टम की एनर्जी ये है, तो उसको बहुत सारी स्टेट्स का एक्सेस है। फिर भी इसे अगर आप क्वांटम मैकेनिक्स के लिहाज से सोचें, तो क्वांटम मैकेनिक्स के लिहाज से भी आप ऐसे सोच सकते हैं, माना आपके पास एक गैस इन अ कंटेनर है, तो वो एक n पार्टिकल सिस्टम है। तो उस n पार्टिकल सिस्टम अगर वो नॉन रिलेटिविस्टिक है, उस n पार्टिकल सिस्टम के लिए आपने श्रोडिंगर इक्वेशन सॉल्व की, n पार्टिकल श्रोडिंगर इक्वेशन आपने सॉल्व की फॉर अ गिवन वैल्यू ऑफ एनर्जी। उस सिस्टम की जो स्पेसिफाइड एनर्जी है उसके लिए आपने उस सिस्टम की श्रोडिंगर इक्वेशन का सॉल्यूशन किया। लेकिन आप जानते हैं सिंपल सिस्टम्स में भी आप जानते हैं आपको डीजनरेसी देखने को मिलती है। जैसे जैसे एनर्जी बढ़ती है, उसी एनर्जी के करस्पॉन्डिंग आपके लार्ज नंबर ऑफ वेव फंक्शंस होते हैं। वेव फंक्शंस मतलब स्टेट, वही स्टेट माइक्रो स्टेट है। एक एनर्जी के करस्पॉन्डिंग बहुत सारे वेव फंक्शंस पॉसिबल हैं, तो उसी वेव फंक्शंस को आप माइक्रो स्टेट समझ सकते हैं। क्वांटम लेवल पे वही माइक्रो स्टेट्स हैं। और जब नंबर ऑफ पार्टिकल्स बहुत लार्ज होंगे, डिग्री ऑफ फ्रीडम बहुत लार्ज होगा, तो एक पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ एनर्जी के करस्पॉन्डिंग आप पे लार्ज नंबर ऑफ वेव फंक्शंस या लार्ज नंबर ऑफ स्टेट्स पॉसिबल होगी। तो क्लासिकली जिसको हम स्टेट्स ऐसे कह रहे हैं कि हाँ यहाँ ये एक सेल दूसरी सेल, आप इसको वेव फंक्शन लैंग्वेज में सोच सकते हैं। इस पोजीशन के करस्पॉन्डिंग का वेव फंक्शन कुछ और है और इस पोजीशन के करस्पॉन्डिंग का वेव फंक्शन कुछ और है, पर ये दोनों वेव फंक्शंस क्या हैं, डीजनरेट है। इनकी एनर्जी की वैल्यू क्या है, बराबर। तो और डीजनरेसी अगर आप बहुत सिंपल एग्जाम्पल्स में ही लें, हाइड्रोजन एटम जैसा ही सिस्टम ले लें। हाइड्रोजन एटम में डीजनरेसी एनर्जी के साथ ग्रो करती है n², ओके, क्वांटम नंबर के साथ। तो ये एक जनरल फीचर है, डीजनरेसी एनर्जी के साथ ग्रो करती है, और जब लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल्स होंगे तब तो वो बहुत 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 ज़्यादा रैपिडली ग्रो करती है। तो कितनी स्टेट्स का एक्सेस है किसी पर्टिकुलर एनर्जी पे, क्वांटम सेंस में वो बेसिकली डीजनरेसी है। एक ही ई के करस्पॉन्डिंग आपको साई के बहुत सारे सॉल्यूशन मिल सकते हैं, साई 1, साई 2, साई 3, साई 4, बहुत सारे सॉल्यूशंस। तो वो कुल जितने साई मिले आपको वो डीजनरेसी है। बट रिमेंबर this degeneracy would be a very very large number, okay. The number of accessible states capital omega is a rapidly increasing function of E for higher dimensional systems. higher dimensional से मेरा सेंस है हाई डायमेंशनल, जब फेज स्पेस हाई डायमेंशनल है, ओके। अब यहाँ से लेकिन एक कंसेप्ट आता है जिसको आप यहाँ पे हम समझने की कोशिश करेंगे। सिस्टम की जो मोस्ट प्रोबेबल स्टेट है, मोस्ट प्रोबेबल स्टेट से मेरा मतलब यहाँ पे मैक्रो स्टेट। सिस्टम माइक्रो लेवल पे जो भी कर रहा है, मैक्रो लेवल पे उसकी सबसे ज़्यादा प्रोबेबल स्टेट कौन सी होगी, जिसके करस्पॉन्डिंग सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ माइक्रो स्टेट्स होंगी, ओके। लेट मी कम टू दिस एग्जांपल। ये माइक्रो स्टेट्स 8 हैं, और अगर हम इक्वल ए प्रायरी प्रोबेबिलिटी के अजम्पशन को मान रहे हैं, तो इनमें से हर एक स्टेट इक्वली प्रोबेबल है। इनमें से इंडिविजुअल हर एक स्टेट की प्रोबेबिलिटी 1/8, 1/8, 1/8, 1/8। पर अगर मैं मैक्रो लेवल पे जाऊँ, मैक्रो लेवल पे मुझे 3 हेड भी मिल सकते हैं, उसको मैं ए कह रहा हूँ। और मैक्रो लेवल पे मुझे कल 2 हेड भी मिल सकते हैं, उसको मैं बी कह रहा हूँ। और मैक्रो लेवल पे मुझे 1 हेड भी मिल सकता है, इसको मैं सी कह रहा हूँ। और मैक्रो लेवल पे हो सकता है एक भी हेड ना मिले, उसे मैं कह रहा हूँ डी। चार मैक्रो स्टेट्स ए बी सी डी। इस केस में 4 ही मैक्रो स्टेट्स बन रही हैं अगर मैं हेड्स के टर्म में मैक्रो स्टेट की काउंटिंग कर रहा हूँ, 4 मैक्रो स्टेट्स। लेकिन ये मैक्रो स्टेट के करस्पॉन्डिंग ये वाली माइक्रो स्टेट है। 3 हेड्स तभी बनेंगे जब एच, एक ही माइक्रो स्टेट। लेकिन 2 हेड्स आने के 3 तरीके हैं, पहली 2 पोजीशन पे एच, या पहली और तीसरी पोजीशन पे एच, या दूसरी और तीसरी पोजीशन पे एच। मतलब इस स्टेट के करस्पॉन्डिंग आपके पास 3 माइक्रो स्टेट्स हैं। इसी तरह से इस स्टेट सी के करस्पॉन्डिंग भी 3 माइक्रो स्टेट्स हैं, और डी के करस्पॉन्डिंग दिस। तो अगर मैं इस चीज़ को प्लॉट करूं, पहले अगर आप इससे फेज स्पेस डायग्राम में सोचें, इनमें से 8 स्टेट्स जो हैं, ठीक है, ये मैंने इसे 8 भागों में बांटा। अभी आप इसमें जो लिखा हुआ है और एरोज पे ध्यान मत ना दें, आपके लिए सोचें ये मेरा एक्सेसिबल वॉल्यूम था फेज स्पेस का, ओके। अगेन ये सिंबॉलिक डायग्राम है, पर सोचिए ये एक्सेसिबल स्टेट्स हैं, ओके। ये एक स्टेट, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठवीं, मैंने इसको 8 पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है, क्योंकि एक्सेसिबल जो फेज स्पेस का पार्ट है उसके अंदर मेरे पास कुल मिला के 8 स्टेट्स हैं। ये वो 8 स्टेट्स हैं, इनमें से हर एक स्टेट इक्वली प्रोबेबल है। ये स्टेट जितनी प्रोबेबिलिटी इस स्टेट की है उतनी इसकी, उतनी इसकी, उतनी इसकी। लेकिन अगर मैं अब मैक्रो स्टेट के टर्म में इन स्टेट्स की लेबलिंग करूँ, तो ये जो ए वाली स्टेट है जिसमें मुझे तीनों हेड्स थे, इसके करस्पॉन्डिंग केवल एक माइक्रो स्टेट है। माना ये वाली
ये पर्टिकुलर माइक्रो स्टेट जो है ये HHH वाली थी। HHH का मुझे अब नाम लिखने की जरूरत नहीं है, लेकिन ए मैक्रो स्टेट के करस्पॉन्डिंग केवल एक माइक्रो स्टेट है, जबकि ये जो दूसरी वाली बी स्टेट है मैक्रो स्टेट, इसके करस्पॉन्डिंग 3 माइक्रो स्टेट्स हैं, 1 डब्बा 2 डब्बा 3 डब्बा। मैंने इन तीनों पे एरो बनाया, मतलब ये तीनों कवर करके बी वाली मैक्रो स्टेट बनाते हैं। सिस्टम चाहे इस माइक्रो स्टेट में हो, चाहे इसमें हो, चाहे इसमें हो, करस्पॉन्डिंग वैल्यू ऑफ मैक्रो पैरामीटर आपको क्या दिखेगी, हेड्स की वैल्यू आपको 2 दिखेगी। मतलब सिस्टम मैक्रो स्टेट किस में दिखेगा, बी वाले में। ओके अगेन ये सिंबॉलिक है, ये स्टेट्स अगल बगल होना जरूरी नहीं है, बट ये मैंने सिंबॉलिकली दिखाया है। ओके माइक्रो स्टेट्स 8 थी, सबकी सब इक्वली प्रोबेबल है, लेकिन अगर मैक्रो स्टेट की बात करें, ए वाली मैक्रो स्टेट केवल एक स्टेट से जनरेट होती है, जबकि बी वाली मैक्रो स्टेट 3 माइक्रो स्टेट से जनरेट होती है। ऐसी सी वाली माइक्रो स्टेट भी 3 से जनरेट होती है, और डी वाली अगेन केवल 1 से जनरेट होती है। और इसी चीज़ को अगर हम एक हिस्टोग्राम के रूप में दिखाएं, ग्राफ के रूप में दिखाएं कि मैक्रो स्टेट वर्सेस करस्पॉन्डिंग नंबर ऑफ माइक्रो स्टेट्स, जो मैक्रो स्टेट्स हैं, क्या क्या मैक्रो स्टेट पॉसिबल है, ए वाली, ओके ए वाली, ये मैंने शायद नंबर्स उल्टे लिख दिए, पर ये नंबर्स को आप इसको 3 समझें, नंबर ऑफ हेड्स, या इनको ABCD, इनके नाम चेंज कर देता हूँ, दिस इज़ ABCD, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इस फिगर में सिमेट्रिक है। ओके 3 हेड्स जिसको मैंने स्टेट ए कहा था, उसके करस्पॉन्डिंग माइक्रो स्टेट कितनी है, 1, या प्रोबेबिलिटी के टर्म में बोलें 1/8, जबकि जो स्टेट बी है जिसमें 2 हेड्स आपको मिलते हैं, मैक्रो पैरामीटर की वैल्यू 2, वैसे 0 1 2 3 का कोई रोल नहीं है। अब आप ABCD के टर्म में सोचें, ए स्टेट आने की प्रोबेबिलिटी 1/8, बी मैक्रो स्टेट आने की प्रोबेबिलिटी 1/8 + 1/8 + 1/8, 3 तरीके हैं, प्रोबेबिलिटी 3/8। ऐसी सी स्टेट आने की प्रोबेबिलिटी भी 3/8। तो ये जो आर्ग्यूमेंट है, अगर हम मैक्रो लेवल पे देखें तो मैक्रो लेवल पे भी ये वाली स्टेट भी मिल सकती है, ये भी मिल सकती है, ये भी मिल सकती है, ये भी मिल सकती है, लेकिन ज़्यादा प्रोबेबिलिटी कौन सी मैक्रो स्टेट पाए जाने की है। मैक्रो स्टेट के टर्म में अगर आप देख रहे हैं, माइक्रो स्टेट के लेवल पे देखते तो 8 के 8 स्टेट्स की प्रोबेबिलिटी बराबर है, पर मैक्रो स्टेट के लेवल पे आप देखें, क्योंकि इस मैक्रो स्टेट के अंदर, इस और इस दोनों के अंदर, इस केस में 3 माइक्रो स्टेट छुपी हुई हैं, तो इनके पाए जाने की प्रोबेबिलिटी क्या है, ज़्यादा। इसको इस डायग्राम के सेंस में सोचें, सिस्टम हमारा लगातार इवॉल्व होकर इन स्टेट्स के बीच ट्रांजिट कर रहा है। अगर आप टाइम इवोल्यूशन के टर्म में सोच रहे हैं, सिंगल सिस्टम है, टाइम के साथ इवॉल्व होकर कभी इसी स्टेट में, कभी इस स्टेट में, कभी इस स्टेट में, कभी इस स्टेट में, कभी इसमें मूव कर रहा है। वो किसी भी स्टेट को ज़्यादा फेवर नहीं कर रहा है। ज़्यादा फेवर नहीं करने का मतलब टाइम इवोल्यूशन के टर्म में आप ऐसा सोच सकते हैं, जितना एवरेज टाइम वो एक स्टेट में बिताता है, लगभग उतना ही एवरेज टाइम दूसरी स्टेट में, लगभग उतना ही एवरेज टाइम तीसरी स्टेट में। तो माइक्रो स्टेट के लेवल पर तो वो हर स्टेट में बराबर टाइम गुजारता है, पर मैक्रो पैरामीटर के टर्म में देखें, ये स्टेट तो एक ए मैक्रो स्टेट के करस्पॉन्डिंग केवल एक माइक्रो स्टेट है। ओके तो इस स्टेट में वो कम समय रहता है मैक्रो स्टेट में, जबकि वो चाहे इस माइक्रो स्टेट में रहे, चाहे इसमें रहे, चाहे इसमें, मैक्रो स्टेट आपको बी वाली नज़र आएगी। मतलब बी वाली मैक्रो स्टेट आपको ज़्यादा समय तक नज़र आएगी टाइम इवोल्यूशन के टर्म में। और अगर आप इसको एनसेम्बल पिक्चर में सोचें, तो एनसेम्बल पिक्चर में आप सोच सकते हैं, हम एक सिस्टम के बजाय इस समय एक साथ 8 सिस्टम सोच रहे हैं। 8 सिस्टम में से एक इस स्टेट में, एक इसमें, एक इसमें लार्ज नंबर ऑफ सिस्टम जो इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड हैं पूरी एक्सेसिबल स्टेट्स के ऊपर। तो उनमें से 3 सिस्टम्स ऐसी स्टेट में हैं जो बी वाली मैक्रो स्टेट के करस्पॉन्डिंग है। तो बी वाली मैक्रो स्टेट आपको ज़्यादातर नजर आएगी, जो इस ग्राफ में भी नजर आ रहा है, इसमें भी नजर आ रहा है। ओके अब ये भी नंबर ऑफ पार्टिकल्स कम थे, केवल 3 पार्टिकल्स। ओके ये एक बहुत सिंपल एग्जांपल है, जो हमारा रैंडम वॉक या कॉइन टॉस का एग्जांपल था, 3। लेकिन अगर हम नंबर ऑफ पार्टिकल्स बढ़ाते हैं, इसी में अगर आप नंबर ऑफ कॉइन्स 4 5 6 7 10 कर दें, तो ये जो हिस्टोग्राम है ये कैसा चेंज हो जाता है। ये हिस्टोग्राम कुछ इस शेप का हो जाता है। इफ़ आई कैन ड्रॉ इट ओवर हेयर, मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू की प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है, और उससे कम वालों की इस तरह से, ये राइफ और बाकी बुक्स में आपको ये एग्जाम्पल में हमने पहले कर रखा है, ये हिस्टोग्राम इस तरह का हो जाता है। मोस्ट प्रोबेबल, अब आप इस वाले फिगर में देखें, सबसे ज़्यादा प्रोबेबिलिटी कौन सी वाली मैक्रो स्टेट के पाए जाने की है, इस वाले की। ओके ये फीचर आपको यहाँ भी दिख रहा है, ये वाली में इस समय ये 2 मैक्रो स्टेट ज़्यादा प्रोबेबल हैं और बाकी वाली कम है। जैसे जैसे आप नंबर ऑफ वो बढ़ाएंगे, पार्टिकल्स बढ़ाएंगे, तो जो मोस्ट प्रोबेबल वाली स्टेट है उसकी हाइट बाकियों के मुकाबले बहुत ज़्यादा वेरी करेगी। मतलब मोस्ट प्रोबेबल वाली की हाइट के मुकाबले उससे जो थोड़ा सी भी डिफरेंट स्टेट्स हैं उनकी प्रोबेबिलिटी बहुत कम होगी। बहुत दूर वालों का तो चांस भूल ही जाइए, ये और ये वाली स्टेट्स जो हैं मैक्रो स्टेट्स, इनके होने की प्रोबेबिलिटी तो इसके मुकाबले नेग्लिजिबल है। लेकिन जो स्टेट्स, जो मैक्रो स्टेट इससे बहुत ज़्यादा डिफ़र नहीं भी करती हैं, उनके भी
पाए जाने की प्रोबेबिलिटी बहुत हाई नहीं होगी। सबसे ज़्यादा प्रोबेबिलिटी जिस स्टेट की होगी वो बाकी सारी स्टेट्स को बहुत ज़्यादा डोमिनेट करेगा। इनफैक्ट जब नंबर ऑफ पार्टिकल्स बहुत लार्ज हो जाएगा, लार्ज एंड अगेन आप 1 मोल के ऑर्डर का सोचिए, 10 पावर 23 के ऑर्डर का आपके पार्टिकल्स हो जाएंगे। तो अब अगर हमारी जो अलग अलग मैक्रो स्टेट्स हैं, माना उनका नाम A B C D और अल्फ़ा और ये है, तो ज़्यादातर स्टेट्स के लिए जो नंबर ऑफ माइक्रो स्टेट्स हैं करस्पॉन्डिंग, वो नंबर बहुत स्मॉल होगा, स्मॉल स्मॉल स्मॉल। और जो मोस्ट प्रोबेबल स्टेट है, जिस मैक्रो स्टेट के करस्पॉन्डिंग सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ माइक्रो स्टेट्स पॉसिबल हैं, उसे हम कहेंगे मोस्ट प्रोबेबल स्टेट। सिस्टम टाइम इवोल्यूशन के हिसाब से सोचें, माइक्रो स्टेट्स में तो लगभग बराबर समय गुजारता है, पर बहुत सारी माइक्रो स्टेट्स अगर सेम मैक्रो स्टेट के करस्पॉन्ड करती हैं तो वो वाली मैक्रो स्टेट आपको ज़्यादातर नज़र आएगी। अगर आप इस हिस्टोग्राम के टर्म में सोचें तो ये हिस्टोग्राम अब कुछ इस तरह का फिगर बन जाएगा। ये वाली मैक्रो स्टेट, जिस मैक्रो स्टेट का नाम मैंने अल्फ़ा रखा है, इसके करस्पॉन्डिंग नंबर ऑफ माइक्रो स्टेट्स वेरी 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 लार्ज है। ये नंबर, ये फिगर इस तरह का नहीं बनेगा। फिर ये टावर इतनी हाई है, ये वाली प्रोबेबिलिटी इतनी ज़्यादा है कि इसके मुकाबले बाकी कोई चीज़ पाए जाने की प्रोबेबिलिटी लगभग नेग्लिजिबल है। ये प्रोबेबिलिटी है, लेकिन ये इस प्रोबेबिलिटी के मुकाबले क्या है, नेग्लिजिबल। आप सोचिए ये नंबर है 99.999999 और ये नंबर 0.00001%। तो टेक्निकली तो सिस्टम इस मैक्रो स्टेट में भी पाया जा सकता है, पर ये प्रोबेबिलिटी इतनी स्मॉल है कि आप मोस्टली कहेंगे मोस्टली हमारा सिस्टम किस स्टेट में पाया जाएगा, इस स्टेट में। तो ये एक इंपॉर्टेंट आर्गूमेंट है। अगेन, जब नंबर ऑफ पार्टिकल्स आपके बहुत लार्ज होते हैं या डिग्री ऑफ फ्रीडम बहुत लार्ज होते हैं, तो जो डिस्ट्रीब्यूशन आपका है वो कुछ इस तरह का बन जाता है। जो मोस्ट प्रोबेबल, ये इस वैल्यू को हम कहेंगे मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू। सिस्टम जिस मैक्रो स्टेट में आपको ज़्यादातर मिलेगा वो ये स्टेट है। इसको यहाँ पे भी देखिए, इस छोटे एग्जाम्पल में 3 कॉइन्स के साथ आप टॉस करें, तीनों के तीनों हेड आ सकते हैं। ओके, अब 3 के बजाय आप 100 कॉइन्स सोचें। 100 कॉइन्स में अगर आप उन्हें टॉस करें एक साथ, तो 100 के 100 में हेड आने का चांस बहुत कम होता है। इनफैक्ट वो नंबर अगर आप निकालें, हर कॉइन में हेड आने की प्रोबेबिलिटी 1/2, और आपको 100 के 100 कॉइन्स में हेड चाहिए तो 1/2⁻100। ये एक बहुत छोटा नंबर है, वेरी वेरी स्मॉल नंबर, 1/2⁻100। 100 कॉइन्स अगर आप टॉस करें तो ये वाला सिचुएशन की हेड 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 हेड, सारे के सारे आपको हेड मिले, 100 के 100 हेड मिले, ये मैक्रो स्टेट आपको मिल सकती है। लेकिन इसकी प्रोबेबिलिटी केवल है 1/2⁻100। 1/2⁻100 का अगर आप लगभग एस्टिमेट करें 1/2⁻10 की पावर 10, और वो 2/10 लगभग होता है 1024। 1024 लगभग 10⁻3 हो गया। 10⁻3 की पावर 10, 10⁻30। अगर डेसिमल में आप लिखेंगे 0.000 29 या 30 जीरो और उसके बाद 1, 10⁻−30। ये इतना छोटा नंबर है, टेक्निकली ये स्टेट पॉसिबल है। आप 100 कॉइन्स टॉस करें, आप बार बार इस एक्सपेरिमेंट को करें, गुंजाइश है कि आप अनंत समय तक, ऑलमोस्ट इनफाइनाइट टाइम तक अगर कॉइन्स टॉस कर रहे हैं तो कभी ना कभी आपको ये वाला ऑब्जर्वेशन भी देखने को मिल जाए। पर इसके होने की प्रोबेबिलिटी बहुत 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 कम है। इनफैक्ट 100 टॉस क्या, 99 हेड्स भी नहीं मिलेंगे आपको अपने लाइफ टाइम में, 90 भी नहीं मिलेंगे। सबसे ज़्यादा प्रोबेबल जो स्टेट होगी वो होगी लगभग 50 हेड और 50 टेल। तो आपका जो डिस्ट्रीब्यूशन है इस समय वो कुछ इस तरह का बनेगा। अगर मैं उसको डिस्क्रीट बनाऊँ अलग अलग, 100 हेड आने का चांस नेग्लिजिबल, इसको भी मैंने ज़्यादा बड़ा बना दिया है, ऑलमोस्ट 0 है। 99 हेड आने का चांस भी ऑलमोस्ट 0, 98 हेड आने का चांस भी ऑलमोस्ट 0। ये मैं बहुत बड़े बना रहा हूँ इन्हें। और लगभग 50 हेड आने का चांस बहुत हाई, मैं इसको इस कॉपी में पूरा भी नहीं बना सकता हूँ। लगभग 50 हेड और 50 टेल आने की प्रोबेबिलिटी बाकी किसी के मुकाबले, इनफैक्ट 49, 48 और बाकी के मुकाबले भी ये प्रोबेबिलिटी इतनी लार्ज है कि हम मोस्ट प्रोबेबल स्टेट जो है वो बाकी सारी स्टेट्स को डोमिनेट कर रही है। जो हमारा डिस्ट्रीब्यूशन है लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल्स के लिए, ये हाईली पीक्ड होता है। आप इसे अगेन एक डिराक डेल्टा फंक्शन की फॉर्म में सोच सकते हैं। अब अगेन डिराक डेल्टा फंक्शन तो इन्फाइनाइटली हाई पीक होती है, बट पीक्ड है। ओके, तो जब नंबर ऑफ पार्टिकल्स आपके लार्ज होंगे, और इस चीज़ को अगर आप मैथमेटिकली समझना चाहें, जब बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के लिए एटलीस्ट आपने देखा है कि जो रिलेटिव फ्लक्चुएशन होता है दैट गोज़ डाउन 1/√n।
अगर कोई सिस्टम में आपके पास बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन है, जैसा कि इसमें कॉइन टॉस में होता है या रैंडम वॉक प्रॉब्लम में होता है, तो जो रिलेटिव फ्लक्चुएशन का मतलब क्या है, इस पीक के मुकाबले इसकी विड्थ, इसकी हाइट के मुकाबले इसकी विड्थ को हम देख रहे हैं। तो इनफैक्ट विड्थ अपॉन हाइट बोलना चाहिए मुझे विड्थ अपॉन हाइट का रेशियो। तो विड्थ अपॉन हाइट का रेशियो जो है वो 1/√n की तरह ग्रो करता है। अगेन n अगर 10^24 के ऑर्डर का है तो ये 10^24 का स्क्वायर रूट 10^12, 10^-12। इस कर्व की पीक के मुकाबले इसकी जो विड्थ है 10^-12 है। हाइट 10^12 गुना है। अगर आप ग्राफ एक्चुअली प्लॉट कर रहे हैं, अगर आपने इसकी विड्थ बाय द वे 1 सेंटीमीटर बना दी तो आपको इस कर्व को 10^12 सेंटीमीटर हाई बनाना पड़ेगा। 10^12 सेंटीमीटर कितना होता है आप कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके, कई लाइट ईयर्स बनेगा वो आपका। तो ग्राफ में आप उसे प्लॉट ही नहीं कर पाएंगे। मैं जो आइडिया इम्फेसाइज करना चाह रहा हूँ वो ये है, लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल्स के लिए आपका डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह का हो जाता है। बाकी स्टेट्स जो हैं वो इतनी हाईली इम्प्रोबेबल हैं मैथमेटिकली, उनके लिए प्रोबेबिलिटी 0 नहीं है, पर वो प्रोबेबिलिटी मोस्ट प्रोबेबल स्टेट के मुकाबले इतनी कम है कि आप बाकी स्टेट्स को भूल सकते हैं कि ये कभी अराइज होने भी वाली हैं। आप बोलेंगे सिस्टम कौन सी मैक्रो स्टेट में पाया जाएगा, इस वाली मैक्रो स्टेट में। अगर आप इसको इस डायग्राम के टर्म में सोच रहे हैं, क्या हो रहा है, फेज स्पेस में सिस्टम जिन अलग अलग ट्रेजेक्टरीज के बीच इवॉल्व हो रहा है, हर माइक्रो स्टेट की प्रोबेबिलिटी बराबर है, पर मैक्सिमम नंबर ऑफ माइक्रो स्टेट्स के करस्पॉन्डिंग एक सिंगल मैक्रो स्टेट है। मोस्ट प्रोबेबल वाली जो मैक्रो स्टेट है 99.999999% माइक्रो स्टेट्स ऐसी हैं जो इसी स्टेट के करस्पॉन्डिंग है। सबकी सब माइक्रो स्टेट्स इसी मैक्रो स्टेट के करस्पॉन्ड कर रही हैं। मतलब फेज स्पेस में सिस्टम इवॉल्व करेगा, पर जो ज़्यादातर माइक्रो स्टेट्स हैं उनको मैंने अलग अलग उसके सेल भी नहीं दिखाए, पर ये जो ज़्यादातर नंबर ऑफ सेल्स हैं इन सब के करस्पॉन्डिंग एक ही माइक्रो स्टेट है। ये जो मैंने ब्लैक एरो बनाया है इसके अंदर बहुत सारी माइक्रो स्टेट्स हैं, पर इन सारी माइक्रो स्टेट्स के करस्पॉन्डिंग एक ही मैक्रो स्टेट है अल्फ़ा। तो आपको सिस्टम अगर लगातार इनके बीच इवॉल्व भी कर रहा है तो ज़्यादातर समय वो आप कौन सी वाली मैक्रो स्टेट में दिखेगा, अल्फ़ा में। और ये बाकी स्टेट्स इस फिगर में तो मैंने इसे इतना दिखा दिया, ये बाकी स्टेट्स में मैक्रो स्टेट्स में पाए जाने की प्रोबेबिलिटी क्या है, बहुत कम। वो अपना बहुत कम टाइम ऐसी माइक्रो स्टेट्स में स्पेंड करता है जिनके करस्पॉन्डिंग अल्फ़ा के अलावा वाली मैक्रो स्टेट्स बनती हैं। सिस्टम सारी की सारी माइक्रो स्टेट्स में ट्रैवर्स कर रहा है, या एनसेम्बल के टर्म्स में आप सोचें, एनसेम्बल के कुछ सिस्टम्स इस माइक्रो स्टेट में भी हैं और कुछ इसमें भी हैं, कुछ इसमें भी हैं, कुछ इसमें भी, पर ये कुछ जो है ये रियली बहुत छोटा है। एनसेम्बल के ज़्यादातर सिस्टम्स 99.99999% सिस्टम्स इन वाली माइक्रो स्टेट्स में है। ये अगेन बहुत सारी माइक्रो स्टेट्स हैं, पर वो ऐसी वाली माइक्रो स्टेट्स में हैं जिनके करस्पॉन्डिंग मैक्रो स्टेट कौन सी है, अल्फ़ा। तो कौन सी मैक्रो स्टेट डोमिनेट कर रही है, ये वाली, और ये बाकी स्टेट्स के मुकाबले इतनी ज़्यादा डोमिनेट करती है आप इनको लगभग भूल सकते हैं। लगभग भूलने का मतलब क्या है, सिस्टम की अब अगर आप कोई प्रॉपर्टी निकालना चाह रहे हैं, कोई एवरेज प्रॉपर्टी निकालना चाह रहे हैं, तो वो एवरेज आप केवल इससे निकाल सकते हैं। इसको आप सोच सकते हैं, माना कोई सैंपल आपके पास है और उसमें 99.99% डेटा एक तरह का है और बाकी डेटा कुछ है, तो आप इस डेटा को एवरेज में चाहे शामिल करो चाहे ना करो, कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि ज़्यादातर वैल्यूज़ जो हैं वो इस रेंज में लाई कर रही हैं। तो ये आपके एवरेज को डोमिनेट करेगा। तो ये चीज़ हम यूज़ करते हैं। ये मोस्ट प्रोबेबल स्टेट है, ये सारी की सारी स्टेट्स को कवर नहीं कर रहा है, पर ज़्यादातर स्टेट्स हमारी मोस्ट प्रोबेबल स्टेट्स ही हैं। तो फिर एवरेज में मैं चाहे इनको लूँ चाहे ना लूँ, कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ने वाला। इनफैक्ट वो फ़र्क नेग्लिजिबल होगा। तो हम मोस्ट प्रोबेबल स्टेट से ही अपने एवरेजेस कंप्यूट कर सकते हैं। तो सिस्टम के लिए जो एवरेज पैरामीटर्स हैं वो मैं इस अल्फ़ा वाली स्टेट के करस्पॉन्डिंग ही कैलकुलेट कर लूँगा। अल्फ़ा वाली स्टेट को ही हम ये मानेंगे सिस्टम ज़्यादातर समय इसी वाली मैक्रो स्टेट में रिजाइड करता है। इनफैक्ट वो करता है ज़्यादातर समय इस वाली मैक्रो स्टेट में रिजाइड। तो जो भी हमें सिस्टम की प्रॉपर्टी कैलकुलेट करनी है वो हम उस अल्फ़ा स्टेट के लिए कर लेंगे। इस ए स्टेट में वो इतना कम समय बिताता है, या एनसेम्बल के टर्म्स में एनसेम्बल के इतने कम सिस्टम इस ए स्टेट में हैं कि ये एवरेज पे कोई फ़र्क नहीं डालने वाले, और बी वाले भी कोई फ़र्क नहीं डालने वाले, क्योंकि इनका भी नंबर एनसेम्बल में क्या है, बहुत कम। एनसेम्बल के ज़्यादातर सिस्टम्स इस स्टेट के करस्पॉन्डिंग है। सो दीज आर सर्टेन आइडियाज़ विच आई हैव ट्राइड टू एक्सप्लेन। ओके, इनको हम आगे यूज़ करेंगे। और अब मैं जो कह रहा था आपको कि हायर डायमेंशनल स्फीयर का वॉल्यूम या हायर डायमेंशनल फ्रूट का जो ज़्यादातर मसाला होता है वो उसकी स्किन में होता है, उसको मैथमेटिकली उसका क्या मीनिंग है, यहाँ पे मैंने जस्ट एक फार्मूला वो किया है विदाउट डिराइविंग। अगर आपके पास एक एन डायमेंशनल हाइपर स्फीयर है, एन डायमेंशनल हाइपर स्फीयर से मेरा मतलब क्या है, सर्किल 2 डायमेंशन में एक स्फीयर होता है। स्फीयर मतलब किसी सेंटर से ओरिजिन से इक्वी डिस्टेंस जो पॉइंट्स होते हैं उनको ड्रॉ करें, तो ये जो अंदर का जो
ये है 2 डायमेंशन में आप इसे एरिया कहते हैं, 3 डायमेंशन में वॉल्यूम कहेंगे, ऐसे ही आप 4 डायमेंशन 5 डायमेंशन में सोच सकते हैं। इस तरह के स्ट्रक्चर्स का जनरल नाम हम कहेंगे स्फीयर। ओके, सर्कल भी एक तरह का स्फीयर है 2 डायमेंशन में। अब यहाँ पे टर्मिनोलॉजी का भी एक डिफरेंस आता है, ठीक है, स्फीयर और बॉल का, लेकिन मैं उसमें नहीं जाना चाह रहा हूँ। सिंपली मैं इसे 2 स्फीयर कहूँगा। ओके, वैसे 2 स्फीयर हम किसी और चीज़ को कहते हैं, बट लेट मी से इट एज द 2 स्फीयर। और जो नॉर्मली हमारा 3 डायमेंशनल का स्फीयर होता है उसको 3 स्फीयर कहेंगे। ये सर्किल है और ये जिसे नॉर्मली आप स्फीयर कहते हैं। तो इसके वॉल्यूम को मैं V2 से दिखाऊंगा, 2 डायमेंशन में जो हमारा स्फीयर है उसका वॉल्यूम, और ये 3 डायमेंशन का नॉर्मल स्फीयर, इसके वॉल्यूम को V3। अब आप मैथमेटिकली ऐसी और आगे सोच सकते हैं, 4 डायमेंशन आपके पास स्पेस है, एक्चुअल स्पेस तो 4 डायमेंशनल नहीं है इसे, लेकिन आपका फेज स्पेस 4 डायमेंशनल हो सकता है। तो उस स्पेस में अगर एक 4 डायमेंशनल बॉल आपके पास है, 4 डायमेंशनल स्फीयर है, तो उसके वॉल्यूम को माना हम V4 दिखाते हैं। ऐसे V5 V6, तो कोई n डायमेंशन अगर आपके पास कोई स्फीयर है जिसको जनरल नाम हम हाइपर स्फीयर कहते हैं, n डायमेंशनल हाइपर स्फीयर का जो वॉल्यूम है उसका एक्सप्रेशन ये है, पाई टू द पावर n/2 गामा n/2 + 1 r पावर n। ओके, और इसको आप गामा और फैक्टोरियल के बीच का जो रिलेशन है, अगर n/2 + 1 इंटीजर है तो आप इसको फैक्टोरियल n/2 से भी रिप्लेस कर सकते हैं। ओके, n अगेन हम तब बात करेंगे जब n एक बहुत लार्ज नंबर है, तो इवन और ऑड का ज़्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला है, आप इस एक्सप्रेशन को भी याद रख सकते हैं। इनफैक्ट इसमें ये वाला पार्ट भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होने वाला है, मेन इंपॉर्टेंट पार्ट ये है। ओके, बट ये पार्ट भी कुछ हद तक इंपॉर्टेंट है। किस सेंस में? पहले तो मैं आपको ये बता दूँ, ये हायर डायमेंशनल स्फीयर कहाँ आने वाले हैं। ये हायर डायमेंशनल स्फीयर से हम मिल चुके हैं। कहाँ मिले थे? जब हमने काउंटिंग ऑफ स्टेट्स वगैरह की थी, से आपके पास एक गैस है, ठीक है, या लार्ज नंबर ऑफ मोड्स हैं, और इस सिस्टम की टोटल एनर्जी है E। गैस के सारे मॉलिक्यूल्स आइडेंटिकल हैं, तो ये टोटल एनर्जी जो है, एनर्जी ऑफ फर्स्ट पार्टिकल प्लस एनर्जी ऑफ सेकंड पार्टिकल प्लस एनर्जी ऑफ थर्ड पार्टिकल प्लस एनर्जी ऑफ फोर्थ पार्टिकल प्लस एनर्जी ऑफ nth पार्टिकल होगा। n लगभग 10⁻23 के ऑर्डर का है। इंडिविजुअल पार्टिकल्स की जो एनर्जी है, और माना पोटेंशियल एनर्जी को हम नेगलेक्ट कर दें, सबकी काइनेटिक एनर्जी का जो सम है उसी से तो सिस्टम की टोटल एनर्जी बन रही है। टोटल एनर्जी फिक्स्ड है, ये नंबर हमें दे रखा है। अब पहले पार्टिकल की एनर्जी कितनी होगी? उसका मोमेंटम का स्क्वायर, P1 माना उसका मोमेंटम है, वेक्टर P1, उसका स्क्वायर बाई 2m। दूसरे पार्टिकल की एनर्जी P2 स्क्वायर बाई 2m। काइनेटिक एनर्जी यही तो होती है, सबका मास मैं बराबर मान रहा हूँ, प्लस ऐसे होते होते Pn स्क्वायर बाई 2m। तो 2m को अगर आप इधर क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो आपको ये मिल रहा है P1 स्क्वायर प्लस P2 स्क्वायर प्लस P3 स्क्वायर प्लस अप टू Pn स्क्वायर इज इक्वल टू 2me। P1 स्क्वायर फर्स्ट पार्टिकल का जो मोमेंटम है, वेक्टर मोमेंटम, इसमें खुद 3 कंपोनेंट होंगे। माना उन कंपोनेंट्स का नाम मैं P1x और P1y और P1z रखूँ, तो P1 का जो स्क्वायर है ये P1x स्क्वायर प्लस P1y स्क्वायर प्लस P1z स्क्वायर, प्लस ऐसी P2 जो है P2x स्क्वायर प्लस P2y स्क्वायर प्लस P3z स्क्वायर। फर्स्ट पार्टिकल का जो मोमेंटम है P, इसका x कंपोनेंट, y कंपोनेंट, z कंपोनेंट, उनके स्क्वायर का सम, ऐसी सेकंड वाले का, ऐसी थर्ड वाले का। ये अब आप हाइपोथेटिकली एक हायर डायमेंशनल स्पेस की कल्पना कर सकते हैं। एक स्पेस जिसमें एक एक्सिस ये है, एक एक्सिस ये है, एक एक्सिस ये है, एक एक्सिस ये है, एक एक्सिस, कुल मिला के आपके पास 3n एक्सिस है। ये फेज स्पेस नहीं है, फेज स्पेस में केवल मोमेंटम वाला पार्ट आप इसे समझ सकते हैं। 3 एक्सिस फर्स्ट पार्टिकल के करस्पॉन्डिंग, 3 सेकंड के करस्पॉन्डिंग, तो कुल मिला के n पार्टिकल्स हैं, तो कुल मिला के 3n एक्सिस। अब मैं 3n एक्सिस को परपेंडिकुलर नहीं दिखा सकता हूँ, बट सिम्बॉलिकली ये P1x, P1y, P1z, P2x, P2y, P3z, आपके पास एक 3n डायमेंशनल स्पेस है। सर्कल की इक्वेशन क्या होती है? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू सम कांस्टेंट ए स्क्वायर। स्फीयर की इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इज इक्वल टू सम कांस्टेंट ए स्क्वायर। ये नंबर कांस्टेंट है। एनर्जी अगर सिस्टम की फिक्स्ड है, माइक्रोकैनोनिकल एंसेंबल की हम बात कर रहे हैं, ई फिक्स्ड है, मास ऑफ जो कंस्टिट्यूएंट है, हर गैस के मॉलिक्यूल का मास फिक्स्ड है, ये नंबर कांस्टेंट है। ये 3n डायमेंशनल स्पेस में एक स्फीयर की इक्वेशन है। जिस स्फीयर का रेडियस इतना है, रेडियस फिक्स्ड है, तो इस हायर डायमेंशनल स्पेस में, अब मैं इसे केवल सिम्बॉलिकली ऐसा दिखा रहा हूँ, इससे ज़्यादा हम नहीं दिखा सकते हैं, ये इसमें एक स्फीयर है, बट ये स्फीयर कितना है? 3n डायमेंशनल। तो इस स्फीयर के अगर हमें वॉल्यूम कहीं पे कैलकुलेट करना पड़े, कितना इसका वॉल्यूम है, तो फिर ये चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी। ओके, अब इसमें 2 पार्ट्स हैं। ये पार्ट तो कांस्टेंट है, कांस्टेंट मतलब ये पार्ट रेडियस के साथ ग्रो करता है, ये r उस स्फीयर का रेडियस है, ओके, और ये पार्ट ये है।
तो जैसे सर्किल के लिए अगर मैं n की जगह 2 रखूँ तो पाई की पावर n/2 था, तो वो इतना बनता है। आप चेक कर सकते हैं एग्जैक्ट जो आपका वॉल्यूम, या जिसे हम 2 डायमेंशन में एरिया कहते हैं, πr²। 3 डायमेंशन में V3 आप कैलकुलेट करें तो π⁴3/2 γ⁵5/2। यहाँ पे फैक्टोरियल n वाला अप्रॉक्सीमेशन हम नहीं यूज़ करेंगे, एग्जैक्ट एक्सप्रेशन यूज़ करें, ठीक है। अगेन मैं रिमाइंड करा दूँ, अगर ये नंबर इंटीजर बने तब तो आप इसे फैक्टोरियल से रिप्लेस कर सकते हैं, पर अगर ये नंबर इंटीजर नहीं बन रहा है तो ये ना करें, ओके। ये वीडियो यहाँ पे वो हो गया है, मैं इसको यहीं पे एंड कर रहा हूँ और मैं सीधे दूसरा वीडियो शूट कर रहा हूँ कंटिन्यूएशन में।